ये हिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। और पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने चंद्रगुप्त को का शासन बैठाया, मतलब मौर्य वंश का शासन कराया, उसके बाद मौर्य वंश को आगे तक बढ़ाया। पहले उसको धनानंद से मारपीट करवाया, धनानंद से जितवाया, फिर पाटलिपुत्र पे मौर्य वंश का स्थापना करवाया। स्थापना करवाने के बाद सैलिकस निकेटर से लड़वाया, और सैलिकस निकेटर को 500 हाथियों दान देने का ये जो कार्यक्रम है वो चला। उसके बाद अभी तक मैंने चंद्रगुप्त को मारा नहीं है। और चंद्रगुप्त की शादी हुई थी दुर्योधरा से। दुर्योधरा से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था बिंदुसार। उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तब ये थोड़ा सा और चंद्रगुप्त को मारने का जो प्रक्रिया है वो कर लिया जाए, उसके बाद हम बिंदुसार पे चलेंगे। पहले चंद्रगुप्त को मार दिया जाए, उसके बाद चलेंगे बिंदुसार पे, ठीक है। अब सबसे मेन बात है ये चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में ना दो लोग बहुत महत्वपूर्ण थे। एक एक था मेगास्थनीज और एक था आपका कौटिल्य, चाणक्य, और उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। तो चाणक्य जी ने पहला राजनीतिक बुक, अगर आपसे कोई पूछेगा जीके के अंदर कि पहला राजनीतिक बुक कौन था, तो आप उसमें अगर ऑप्शन में है कि अर्थशास्त्र, क्या अर्थशास्त्र, तो आप मारोगे, क्योंकि राजनीतिक बुक है, उसमें 15 को लेसन है। हिंदी में कहा जाता है अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण। उसमें 7 अंग दिया हुआ है कि किस किस तरीके से राजा को रहना चाहिए। और मेगास्थनीज की बुक है, उसमें इंडिका है, वो इंडिका में ये बताया गया है कि उस वक्त मतलब मौर्य वंश के समय में पूरा मगध मतलब पाटलिपुत्र के अंदर कैसा राज्य व्यवस्था चलता था, ठीक है। और मेगास्थनीज ने उस बुक के अंदर यह भी लिखा है कि भारत के लोग, जो भारत के लोग हैं ना, वो खाली पढ़ना पसंद करते हैं, लिखना पसंद नहीं करते हैं। पढ़ना खाली पसंद करते हैं, लिखते नहीं है, ज्यादा लिखते नहीं है। वैसे ही इसीलिए भारत के लोग ज्यादा अभी भी लिखते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें क्या दिया गया है, चाणक्य ने जो ये बुक लिखा है ना, उसके अंदर 7 अंग दिए हैं। तो 7 अंग में पहला अंग है राजा। राजा का बहुत ये एकदम दूरदर्शी होना चाहिए। राजा को अपने प्रजा की देखभाल करनी चाहिए, राजा को दूर दूर तक सोचना चाहिए, अपने आस पड़ोस में कैसे लोग हैं वो सोचना चाहिए, अपने प्रजा के अंदर हम कैसा छवि बना रहे हैं वो सोचना चाहिए, हम अपने प्रजा तक कहां तक कनेक्ट हो पा रहे हैं वो सोचना चाहिए। और आगे भी सोचना चाहिए कि हम प्रजा को और आगे कैसे उत्तम व्यवस्था दे सकते हैं कि प्रजा हमसे दुखी ना हो। क्योंकि प्रजा अगर दुखी हो गई ना तो धनानंद का हाल हो जाएगा कि धनानंद हमेशा पी के टूल रहता था, उसका प्रजा मर रहा है, बढ़ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। बाद में पता चलता है कि प्रजा धनानंद मर भी जाता है ना, तो प्रजा को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रजा एक्सेप्ट कर लेती है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। ठीक, फिर अमात्य, अमात्य का मतलब होता है एक तरीके से आप मंत्री कह सकते हो, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री को आप कर सकते हो अमात्य। क्या कह सकते हो प्रधानमंत्री को, क्या कह सकते हो अमात्य, ठीक है। प्रधानमंत्री को क्या कह सकते हो अमात्य, अमात्य, ठीक है। प्रधानमंत्री का देखो क्या होता है, अगर आपका राजा ठीक है, अगर आपका राजा ठीक है और आपका मंत्री अगर घुसखोर है वो बेकार है, जैसे नॉर्मली आजकल के मंत्री होते हैं, ठीक है। अगर आपका मंत्री खराब है तो आपका जो राज्य है, आपका जो देश है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। अगर चल भी गया ना तो घुसखोरी के कारण पूरा का पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा और लोग वैसे ही रह जाएंगे जैसे थे, वैसे ही रह जाएंगे। गरीब और गरीब होते जाएगा और अमीर, जैसा अभी के समय में चल रहा है वैसे भी। जनपद, जनपद का मतलब ये शहर, ये जितना हमारा जो किंगडम है वो जनपद कहलाएगा। जो जनपद, मगध भी एक जनपद था, तो जनपद हमारा पूरा। उसके बाद क्या हो गया, दुर्ग, किला। हमें यह ध्यान देना पड़ेगा ना कि हमारा दुर्ग में कैसी किलेबंदी है, हमारे दुर्ग में कैसे किलेबंदी है, कैसे किलेबंदी है, हमारे सैनिक खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, हमारा कौन कौन सा बॉर्डर पे ज्यादा सैनिक होना चाहिए, किस किस बॉर्डर पे सैनिक कम होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जिस तरीके से हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरफ हमारे सैनिक ज्यादा होना चाहिए, भूटान की तरफ कम भी हो गए तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेपाल की तरफ कम भी होंगे तो चलेंगे, लेकिन चाइना की तरफ ज्यादा होने चाहिए, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा होने चाहिए। उस तरीके से राजा को यह पता होना चाहिए कि उसके सैनिक कहां और कैसे अच्छे लगे रहने चाहिए, और कहां अच्छे सैनिक होने चाहिए, कहां एकदम नॉर्मल सैनिक भी चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे भूटान नेपाल में हमारा नॉर्मल चलता है, कोई बात नहीं। नेपाल से तो हमारा रोटी और बेटी का रिलेशनशिप है, ठीक है। वो कभी कभी हमारा नेपाल के साथ व्यवस्था खराब होता है लेकिन फिर भी चलता हमारा, ठीक है। और उसके बाद मित्र, हमारे मतलब हमारे जो पड़ोस के लोग होते हैं ना वो हमारे मित्र होने चाहिए। जैसे हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, नेपाल, ये पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, फिर भी अगर मित्र होता तो डेवलपमेंट वहां भी होती, हमारे यहाँ भी होती,
अगर वो मित्र की तरह बिहेव करता, बट वो मित्र की तरह बिहेव नहीं करता, तो वहाँ भी डेवलपमेंट नाई के बराबर है। हमारा भारत उससे तो कम से कम लाखों गुना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद धन धन अगर आपको कोई राज्य को चलाना है ना, तो वहाँ धन कोष होना चाहिए, रिजर्व। जैसे हमारे देश के अंदर फॉरेन रिजर्व होता है ना, तो वो हमारे देश के अंदर 638 बिलियन है, ठीक है। तो वो जो फॉरेन रिजर्व है, क्या है, बुरे समय में हमारा धन कोष बढ़ा हुआ है। जब भी बुरा समय हमारे देश के ऊपर आएगा ना, तो हम उतना पैसा हम खिला सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है ना कि हम अपने देश को खिला सकते हैं, अपने लोगों को खिला सकते हैं। लेकिन अगर ना पैसा हो किसी राजा के पास, तो वो क्या खिलाएगा? अगर अकाल पड़ गया तो वो क्या खिलाएगा? मान ले 6 महीने बारिश ही नहीं हुई, जब किसान खेत में फसल उगा रहा है, उस महीने बारिश नहीं हुई, तो क्या खिलाएगा वो? इसीलिए आपके पास धन कोष मतलब रिजर्व पैसा होना चाहिए कि आप उस पैसे का जरूरत पड़ने पर यूज कर सको। क्या कर सको? जरूरत पड़ने पे यूज कर सको। और क्या बोला गया है? दंड, मतलब न्याय व्यवस्था एकदम सटीक होनी चाहिए। मतलब अगर कोई गलत काम कर रहा है, उसको न्याय व्यवस्था एकदम अडिग होनी चाहिए। मतलब वो डरे, वो न्याय से डरे कि हाँ, अगर ये गलत काम करूंगा ना, तो मेरे साथ ये होगा, तो मुझे डर है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा, तो वो आदमी वो काम नहीं करेगा। अभी क्या है, अभी कानून से लोगों को डर ही नहीं है कि कानून। और मेन बात है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो हमारा जो आईपीसी और सीआरपीसी लिखा हुआ है ना, वो एकदम भयंकर है। मतलब आईपीसी जो होता है, इंडियन पिनल कोड, ये हमारे जो पुलिस है, जो ये वो यूज करते हैं। और सीआरपीसी कोर्ट में यूज होता है। कोर्ट पे जो धाराएं लगती है ना, वो सीआरपीसी के थ्रू लगता है। पुलिस जो आपके ऊपर धारा लगाता है, वो इंडियन पिनल कोड के अधीन लगाता है, ठीक है। इंडियन पिनल कोड पहले आया था, सीआरपीसी बाद में आया था, ये ध्यान में रखिएगा। वो ये जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, इसको पूरा फुल क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके बाद दंड व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तो लोगों को डर लगेगा, ठीक है। जैसे निर्भया केस भी हुआ था, उसमें 2013-14 में हुआ था, 2021 में उसका आरोपी को सजा मिला था। तो हमारा जो टेन्योर है ना, बहुत लंबा चौड़ा है। मतलब आप मर्डर करोगे 2013 में और 2020-21 में आपको सजा होगा, मतलब 6-7 साल का गैप होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बेहतर है, हमारा कानून बहुत बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा लेट है, बस यही दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम मारते हैं, किसको मारते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य जब स्टार्टिंग में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, भद्रबाहु के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? याद रखिए, जैन धर्म 2 भागों में बटा था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो थे उसका नेतृत्व कर रहे थे स्थूलभद्र, और दिगंबर जो थे उसका नेतृत्व कर रहे थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु लोग होते थे ना, वो अब मतलब नंगे होते थे, ठीक है। वो अपने आसमान को अपना मतलब कपड़ा मानते थे, आस पड़ोस के पर्यावरण को अपना ये मानते थे, और जमीन पर वो एकदम नंगे रहते थे। वो किसी भी अपने मुंह पे मास्क लगाते हैं कि अगर इधर में जो उड़ने वाले कीटाणु है ना, वो उनके मुंह में ना चले जाए और उससे उनकी मृत्यु ना हो जाए। वो जब जहाँ कहीं चलते हैं ना, तो उसको झाड़ते चलते हैं कि उनके पैरों से लग के कोई जो जीव जंतु है मर ना जाए, वो कीट पतंगे कोई मर ना जाए। वो बहुत ये चीज का ध्यान रखते हैं। तो 2 भागों में जब जैन धर्म में विभक्त हुआ ना, अगर मैं जैन धर्म पढ़ाऊंगा तो उसको ये भी बताऊंगा कि जैन धर्म का उद्गम किसने किया। उसमें 24 तीर्थंकर के अंदर जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे, 23वें तीर्थंकर जो कौन थे, 24वें तीर्थंकर है वो कौन थे, ये सब कुछ मैं बतलाऊंगा। क्या करूंगा? बतलाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो 2 भाग में जैन धर्म बढ़ा, एक भाग में भद्रबाहु, एक भाग में स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या हुआ, लोग स्काई को क्लैड मानने लगे, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर में लोग चले गए। श्वेतांबर में लोग ना श्वेत कपड़ा पहनते थे। क्या पहनते थे? श्वेत कपड़ा पहनते, श्वेत। और थोड़ा सा श्वेतांबर, ये लोग ये जैन धर्म थोड़ा टफ था, इसीलिए वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया, ठीक है। और उसमें बहुत सारी कुरीतियां आ गई, इसीलिए वो नहीं स्प्रेड आउट हो गया। वो जब मैं जैन धर्म पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ये चीज बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज टफ होने के कारण वो चीज आगे नहीं बढ़ पाया। जब भी कोई भी धर्म ज़्यादा टफ हो जाएगा ना, वो ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें जाने में लोग कतराएंगे। और आप उस धर्म को आसान बनाएंगे तो उसमें लोग जाएंगे और उसको बहुत स्प्रेड आउट करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आखिरी समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण गए। दक्षिण में मतलब कर्नाटक में गए। कर्नाटक में एक चंद्रगिरी पर्वत है, वहां गए। श्रवणगोला वो जगह का नाम है। वहां पे संलेखना विधि से, संलेखना विधि क्या होता है? स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, भूखे प्यासे
प्यासे रहिए, भूखे प्यासे तब कीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूखे प्यासे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा इतना प्यास, इतना भूख ज्यादा बढ़ जाएगा ना, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी और आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो ये संलेखना विधि है। तो इस संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पर्वत के अंदर सरनोलगोला में कर्नाटक के अंदर अपना देह त्याग किया 298 बीसी में, और उसके बाद इस पाटलिपुत्र का नेतृत्व संभाला बिंदुसार ने 298 बीसी से 273 बीसी से, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और धुरधरा के संगम से ये पुत्र पैदा हुआ था, ठीक है, बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। बिंदुसार जो था ना, वो 298 और 273 बीसी के बीच में अपना राजगद्दी पे समा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय में बताऊंगा, जब अशोक बताऊंगा ना, तो उसमें आजीवक संप्रदाय के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण किया और वो भेंट दे दिया आजीवक संप्रदाय को, किस तरीके से, ठीक है। देखो, आजीवक संप्रदाय के जो हेड थे ना, हेड एकदम जो महत्वपूर्ण आदमी, वो थे मोगलीपुत गोसाल। मोगलीपुत गोसाल लिखने वाला बात है ये, ठीक है। तो बिंदुसार जो था ना, बिंदुसार जो था उसको अतमी घात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अतमी घात। वो स्लेयर ऑफ द डिस्ट्रॉयर, सबको मारपीट बहुत रखता था, ठीक है, बहुत मारपीट करता था, बहुत खतरनाक आदमी था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये क्या हुआ था कि एक बार इसके टेन्योर में, मतलब बिंदुसार के टेन्योर में सीरिया का राजदूत आया, उसका नाम था डेमकस। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ डेमकस। और वो सीरिया में उस वक्त बैठा हुआ जो राजा था उसका नाम था एंट्रियोकस प्रथम। सीरिया को उस वक्त यूनान कहा जाता था, ठीक है ना, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब डायमेकस आया ना, तो डायमेकस उसके दरबार में आया, तो डायमेकस से बिंदुसार ने पूछा, ए डायमेकस बताओ, तुम्हारे जो राज्य है ना वहाँ क्या बहुत फेमस है, बताओ। जैसे आप भी अगर कहीं रहते हो, अगर आप भी कहीं जाओगे तो जब फोन करोगे भैया हम आ रहे हैं, तो भैया बोलेंगे ना उधर से कि हाँ तुम्हारे यहाँ जो फेमस चीज़ है ना वो लेकर आना, नहीं तो रूम के अंदर घुसने नहीं देंगे। क्या नहीं करने देंगे? रूम के अंदर घुसने नहीं देंगे। तो डायमेकस आके बोला कि हाँ सर हमारे यहाँ तो कुछ है बहुत अच्छा चीज़। तो ये बिंदुसार बोला कि ठीक है बताओ क्या है, बताओ। तो वो बोला देखिए हमारे यहाँ मीठी शराब बहुत अच्छी, वाइन बहुत अच्छी होती है, और फिक्स मतलब अंजीर बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है, बोलो कि ठीक है एक काम करो, अपने एंट्रियोकस प्रथम को बोलो कि मेरे को मतलब स्वीट वाइन दे दे और फिक्स दे दे, फिक्स मतलब अंजीर, और फिलोसफर भेज दे, तीनों चीज़ भेज दे, ठीक है। तो मैं फिक्स के बारे में बता दो, फिक्स अजीर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या होता है? स्टेमिना, ये फाइबर फ्रूट होता है, इससे स्टेमिना बढ़ता है। ये फिक्स का ये ड्राई फ्रूट में काउंट होता है, ठीक है, स्टेमिना बढ़ता है। अगर कोई औरत, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर ये फिक्स जो है ना, ये अंजीर जो है, उसको अगर आप खिला दोगे ना, और पपीता अगर आप उसको खिला दोगे ना, तो उसका मिसकरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान, मिसकरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिसकरेज हो जाएगा। मिसकरेज, और पपीता भी मिसकरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिसकरेज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए नहीं खिलाना चाहिए। जब औरत प्रेग्नेंट हो तो अंजीर और पपीता खास करके अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। तो ये दोनों चीज उसने मांगा। अब ये तीनों चीज उसने मांगा, मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक। तो एंट्रियोकस प्रथम ने उसको एक लेटर लिखा, और लेटर लिख के ये दोनों चीज उसको भेज दिया, ये और अंजीर, मीठी शराब और अंजीर भेज दिया। अब क्या हुआ, जो मीठी शराब और अंजीर भेज दिया ना, उसके बाद लेटर पढ़ा बिंदुसार ने, और बिंदुसार उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि बिंदुसार मैंने मीठी शराब और अंजीर भेज दिया क्योंकि ये हमारे यहाँ की वस्तु है, मैंने भेज दिया। दार्शनिक में नहीं भेज सकता, अपने यहाँ के फिलोसफर। मैं आपको अपनी यहाँ की सारी वस्तु जो हमारे यहाँ प्रमुख है वो मैं भेज सकता हूँ, लेकिन मैं फिलोसफर, दार्शनिक, अपने यहाँ की सरस्वती का इधर उधर नहीं कर सकता, मैं इनका लेन देन नहीं कर सकता। तो ये चीज उसने लिखा था कि मैं ये सब कुछ भेज सकता हूँ लेकिन फिलोसफर नहीं भेज सकता। तो फिलोसफर इज नॉट फॉर सेल, फिलोसफर बिकाऊ नहीं है हमारे यहाँ, और ये सरस्वती का ये प्रतीक है, इसको हम अपने यहाँ से नहीं भेज सकते हैं। ये हमारे यहाँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए सरस्वती के प्रतीक को, चीज़ों को ज़्यादा लेन देन में नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा बेचा बेची नहीं करना चाहिए, इधर अपने फायदे के लिए किसी को नहीं देने देना चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। उसी वक्त एक बार ध्यान रखिएगा,
उसी वक्त क्या हो रहा था ना, कश्मीर में विद्रोह चल रहा था। क्या हो रहा था? विद्रोह, कश्मीर में विद्रोह चल रहा था। तो कश्मीर में विद्रोह चल रहा था तो वहां पे लोग बोल रहे थे हम क्या मांगे, आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, ठीक है। तो ये मांग रहे थे। तो कश्मीर में क्या विद्रोह चल रहा था। अब कश्मीर के विद्रोह को दमन करने के लिए तो कोई तो बंदा चाहिए ना कि कश्मीर के विद्रोह को दमन करे। तो इसका ना, ये बिंदुसार का ना, वैसे बिंदुसार के बोले जाते हैं 100 पुत्र थे, ठीक है, लेकिन 99 को मार दिया था इस बंदे ने, अशोका ने। ये इसका बेटा था और बहुत खतरनाक आदमी था ये अशोक, ठीक। तो अब क्या हुआ कि कश्मीर में जब विद्रोह हो रहा था, तो कश्मीर में जब विद्रोह हो रहा था तो इसने, बिंदुसार ने अपने बेटे को बोला, ए बेटा सुसीम जा कश्मीर में विद्रोह रोक। तो जा। तो कश्मीर में गया सुसीम, घोड़ा पे बैठ के टकपक टकपक करके, और जब कश्मीर में पहुंचा ना तो दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। किसको? सुसीम को मारने लगा। कौन मारने लगा? कश्मीर के लोग। अब मारते मारते गाल वाल फुला दिए, इतना गाल वाल लेकर आया, बोला पापा मेरे से नहीं हो पाएगा, एक काम कीजिए आप किसी और को भेज दीजिए। तभी अवंती में कौन बैठा था? अवंती में बैठे, ये भी एक महाजनपद का पार्ट है। जब महाजनपद बताऊंगा ना तो अवंती भी बताऊंगा। अवंती में बैठा था द ग्रेट अशोक। और जब अशोक को भेजा ना तो अशोक गया, एक मिनट, अशोक गया और अशोक ने ये सब जितने कश्मीर में लोग थे ना, आया और सबको सुला दिया, मार काट मचा दिया है। और अशोक वहां जीत के सफल हुआ और अशोक ने वहां पे श्रीनगर की स्थापना की। ये जो श्रीनगर, ये जो नाम है ना, ये अशोक का दिया हुआ है। और इसका जो बखान किया हुआ है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की, वो कलहन के बुक राजतरंगिणी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? कलहन के बुक राजतरंगिणी में लिखा हुआ है। भाई ध्यान से पढ़िएगा राजतरंगिणी, अगर टाइम मिले तो, वैसे नहीं मिलता है मुझे पता है, अगर टाइम मिले तो राजतरंगिणी पढ़िएगा। उसमें यह लिखा हुआ है कि किस तरीके से अशोक ने कश्मीर में जाके दमन किया और कश्मीर के एक जगह में श्रीनगर की स्थापना की, किस तरीके से, ठीक है। और बिहार से शुरुआत की थी अशोक ने, ठीक है। तो इस तरीके से है। और अशोक द ग्रेट, तो अशोक जब पहुंचा वापस बिंदुसार के पास, तो अशोक से पूछा गया, बिंदुसार ने पूछा कि हे बिंदुसार, तुम्हारा भाई सुसीम गया था, वो कश्मीर में कुछ नहीं कर पाया, उसको दे थप्पड़ यहाँ वहाँ फुला दिया है। वो देखो तो जाके वो रूम में हल्दी और चूना लगाया हुआ है गाल वाल पे, और पीठ उठ पूरा भर लिया है, पीछे पूरा मार बहुत खाया है। क्या दिक्कत है बताओ तो? और तुम गए और मार मुड़ के आ गए, क्या किए तुम? ऐसा क्या कर दिए कि मार मुड़ के आ गए और जीत गए और श्रीनगर भी बना दी? क्या ऐसा क्या घोट पिए हो तुम, बताओ तो ये अशोक बोला कुछ घोट नहीं, तलवार था, जो भी सामने दिख रहा था गला उतार दे रहा था मैं, बस सिंपल। आदमी को किसी को डर होना चाहिए तो वो आपसे कभी दमन नहीं करेगा। ये अशोक 261 बीसी में जब कलिंग युद्ध लड़ा, उसके बाद इसे धम्मा में चला गया, और धम्मा घोषा होने के बावजूद इनने जब तलवार छोड़ दिया, और तलवार छोड़ने के बाद जब नॉर्मली बैठ गया ना, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस अशोक के पाटलिपुत्र पे कोई आक्रमण कर दे, क्योंकि लोगों ने, अशोक ने तलवार छोड़ा था, अशोक ने तलवार चलाना नहीं भूला था। और अशोक का कलिंग युद्ध जिसको जिसको याद था ना, मैं कलिंग युद्ध बताऊंगा, जब अशोक के बारे में बताऊंगा ना तो आपको कलिंग युद्ध बताऊंगा, किस तरीके से अशोक ने नरसंहार किया था, एकदम किसी को नहीं छोड़ा, आदमी, औरत, उसके बाद उसके बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, लड़के, किसी को नहीं छोड़ा था। जिसको देख रहा था ना पद मार दे रहा था। और जब अशोक ने इतना बड़ा कलिंग के मैदान में इतना बड़ा ढेर देखा ना ये लोगों का, तो कलिंग ने हाथ से तलवार छूट गया और कलिंग वहां बैठ गया, और कलिंग ने बोला कि ये मैं क्यों कर रहा हूं और ये मैं किसके लिए कर रहा हूं कि मुझे इसके कारण लोगों को की हत्या करनी पड़ रही है। तो उस वक्त भेरी घोषा से कलिंग उठ के धर्म घोषा पे जाता है और वहां से उसने धर्म अपनाता है और वहां से अशोक बुद्ध धर्म को मानता है। ये मैं अशोक जब पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कि अशोक किस तरीके से डाइवर्ट होके किस तरीके से बुद्ध धर्म अपनाता है और किस तरीके से अपना
ये जो तलवार है वो धम्म को में ग्रहण करता है और कभी ना तलवार उठाने की प्रतिज्ञा करता है और हर धर्म को मानने की बात करता है। जबकि वो बोलता था कि मैं बौद्ध धर्म मान रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं प्रेशर कर रहा हूँ कि तुम बौद्ध धर्म मानो, तुम बौद्ध धर्म मानो, तुम्हारा जो मर्जी वो मानो, लेकिन इस मेरे जो पाटलिपुत्र है, मेरा जो मगध है ना, उस जगह में सुख शांति से रहो। किससे रहो? सुख शांति से रहो। तो जितना भी बिंदुसार के अंदर आ रहा था और जितना भी अब तक रह गया था ना, मैं चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर जो प्रमुख पुस्तकें थी और जो ये चाणक्य की अर्थशास्त्री और जितने अधिकरण अंग जो भी थे वो मैंने बता दिया इस वीडियो के अंदर। अब इससे ज़्यादा तो बिंदुसार में है भी नहीं और आता भी नहीं है। बिंदुसार इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। बिंदुसार ने लड़ाई लड़ा नहीं था। यही क्वेश्चन में यही पूछता है कि सीरिया से कौन आया था। सीरिया से जब डायमेकस आया था ना, तो सीरिया का राजा कौन था? तो सीरिया का जो नरेश था वो एंट्रियोकस था और वहाँ का जो राजदूत आया था ना सीरिया से पाटलिपुत्र में, वो डायमेकस था। और ये सब नहीं पूछता कि कौन सी चीज मांगी थी, कौन सी चीज नहीं मांगी थी, लेकिन ये पूछता है कि जो पहले बार कश्मीर में आक्रमण करने गया था ना, वो कौन था? सुसीम था। कौन था? सुसीम था। तो इस तरीके की और वीडियो पाने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें और मेरे चैनल को उस लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को इस तरीके के इतिहास की बहुत ज़रूरत है। और आगे मैं और ऐसे हिस्ट्री के और टॉपिक लेते आते रहूँगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, तब तक देखते रहिए GS ज्ञान कोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।